हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टी फॉर सक्सेस। यहाँ हम पढ़ाते हैं सामाजिक विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट। 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास, खासकर एमपी बोर्ड के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज का टॉपिक है ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसे हिंदी में कहते हैं हरित क्रांति। आप जानते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ था तब भारत के सामने 3 विकट समस्याएं थीं, जिनमें से एक समस्या राष्ट्रीय विकास की थी और सबसे बड़ी समस्या थी हमारे पास एक बढ़ती हुई जनसंख्या, एक बहुत बड़ी जनसंख्या कह सकते हैं, जिसके लिए तत्समय पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध नहीं था। इस जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध करवाना अत्यंत आवश्यक था और जैसा कि आप जानते हैं कि 1966 में हमारे यहाँ एक भीषण अकाल पड़ा था। तो उसी समय सरकार ने ये डिसाइड किया था कि हम भारत में कृषि में उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में भारत में जो है उन्नत किस्म के बीज, जिन्हें उच्च उत्पादकता वाली किस्में कहा जाता है, का आयात किया गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, जिन्होंने जो है उच्च उत्पादकता वाले अनाज या गेहूं के बीज का आविष्कार किया था, उस बीज को हमारे यहाँ लाए डॉक्टर स्वामीनाथन। आपको पता होगा कि डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है और वहीं डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। उच्च उत्पादकता वाली किस्में पारंपरिक किस्मों से बहुत बेहतर थीं, परंतु इन्हें जो है 4 चीज़ों की, मतलब चौथी तो उच्च उत्पादकता वाली किस्में ही है, 3 चीज़ों की आवश्यकता होती थी मुख्यतः, जिनमें पहले नंबर पे आती थी उर्वरक, दूसरे नंबर पे आती थी कीटनाशक और तीसरे नंबर पे आती थी सिंचाई, जो इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। चूँकि ये कम बीज में ज़्यादा पैदावार देते थे, इसलिए इन्हें उत्पादन बढ़ाने के लिए उर्वरकों की आवश्यकता होती थी। नई प्रजातियाँ जो है पुराने कीटों के लिए, परंपरागत कीटों के लिए उतनी ज़्यादा प्रतिरोधी नहीं थी, इसलिए इन्हें कीटनाशक की भी आवश्यकता पड़ती थी, तथा सिंचाई जो इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि हमारी परंपरागत किस्में कम सिंचाई में भी जो है उत्पादन देने में सक्षम थी, परंतु उच्च उत्पादकता वाली ये किस्में कम सिंचाई में बेहतर उत्पादन देने में सक्षम नहीं थी। तो सिंचाई, उच्च उत्पादकता वाली किस्में, उर्वरक तथा कीटनाशक, इन्हें आप हरित क्रांति के उपकरण के रूप में लिख सकते हैं। हरित क्रांति के साथ या कहें उच्च उत्पादकता वाली किस्मों के प्रयोग के साथ ही भारत में कृषि उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा असर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा गया, क्योंकि यह क्षेत्र गेहूं की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त था। चूँकि यहाँ पे भूमि सुधार भी ठीक ठाक स्थिति में थे, कृषि जोत का आकार यहाँ बड़ा था और इन क्षेत्रों में सिंचाई की भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध थीं। किसान पर्याप्त रूप से धनी थे, क्योंकि उच्च उत्पादकता वाली किस्मों को आमतौर पर अमीर किसान ही अफोर्ड कर पाते थे। इसी के साथ भारत के खाद्यान्न उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी हुई और 1966 के दशक में 1960 के दशक में भारत जो खाद्यान्नों का आयात करता था, अब खाद्यान्नों के उत्पादन में पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बन चुका था। 1970 के दशक तक आते आते हम लोग खाद्यान्नों के शुद्ध आयातक से शुद्ध निर्यातक बन चुके थे। अब वर्तमान में भी भारत में हरित क्रांति का प्रभाव जो है उल्लेखनीय है और वर्तमान में यदि आप देखें 2023-24 तक के आंकड़े, तो भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन लगभग 32 करोड़ टन या कहें 320 MMT के आसपास रहा था। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप लोगों को हरित क्रांति पर और ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि सर हमें हरित क्रांति के अन्य फ़ायदों तथा इससे उत्पन्न चुनौतियों के विषय में जो है वीडियो चाहिए, तो मैं वो भी प्रोवाइड करा दूंगा। बट उसके लिए आपको हमें इस वीडियो के जो है लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके सपोर्ट करना होगा। धन्यवाद। पढ़ते रहिए T4 के साथ, शुभकामनाओं सहित।